Good morning to all. Today I will discuss about the COPD. It means chronic obstructive pulmonary disease, which is taken from the subject medical surgical nursing 1, and the unit is respiratory disorders. So what are the COPD? इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर ईटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे. ईटियोलॉजी के बाद डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. देन आफ्टर मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द COPD? COPD is a disease characterized by airflow limitation that is not fully reversible. इट मीन्स कि COPD एक ऐसी डिसीज़ है जो कि हमारे एयर फ्लो को लिमिटेशन कर देती है. इट मीन्स कि जो एयर फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देती है. दैट इज़ नॉट फुली रिवर्सिबल, जो कि पूरी तरीके से रिवर्सिबल नहीं है. इट मीन्स कि ये एक प्रकार का क्रोनिक डिसीज़ होता है और जो कि इतना इजी प्रकार से रिवर्सिबल नहीं हो सकता है. तो ये कंडीशन हमारी COPD कहलाती है. The airflow limitation is usually progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to the noxious particles, gases, resulting in narrowing of airway, hypersecretion of the mucus and changes in the pulmonary vasculature. इट मीन्स कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये COPD पूरी तरीके से रिवर्सिबल नहीं है और साथ साथ में ये क्या होता है, प्रोग्रेसिवली होता है. मतलब कि ये कंटिन्यूसली इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगते हैं. इनका रीज़न मेन क्या होता है कि एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. इट मीन्स कि जो हमारा एयरवे में इन्फ्लामेशन होता है वो लगातार एबनॉर्मल होने लगता है. और इसके अलावा जो भी हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ इरिटेंट्स हैं जिनकी वजह से ये जो हमारे डिसीज़ कंडीशन है और भी वर्शन होती जाती है. इट मीन्स कि जैसे कि कुछ हमारे एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स होंगे जिससे एलर्जी होती होगी. और साथ में जो नैरो होता है जो एयरवे वो भी तुरंत नैरोइंग होने लगता है ड्यू टू द इरिटेंट्स या फिर ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. और साथ में कुछ सिम्टम्स ये भी होते हैं कि जैसे सपोज दैट कि हाइपर सीक्रेशन ऑफ द म्यूकस, यानी म्यूकस का लगातार सीक्रेशंस इंक्रीज़ होने लगता है. और जो पल्मोनरी चेंजेस, जो पल्मोनरी वैस्कुलेचर जो चेंजेस आते हैं, इनकी वजह से भी COPD की प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है. देन आफ्टर डिस्कस करेंगे इसमें अदर डिसीजेस सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, bronchiectasis and asthma that were previously classified as a type of COPD are now classified as chronic pulmonary disorders, although symptoms may overlap with those of COPD. बहुत सारी जो कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशन जैसे ब्रोंकिएक्टेक्सिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है एंड अस्थमा है, ये सारी कंडीशंस जब धीरे धीरे सही नहीं होती हैं और ठीक ना होने की वजह से धीरे धीरे क्रोनिक होती चली जाती हैं. जैसे जैसे क्रोनिक होती चली जाएंगी तो ये सारी जो ग्रुप ऑफ डिसीज़ होती हैं ये हमारा COPD में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जो कि सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है. ये सारा का सारा हमारा इसमें इंक्लूड हो जाता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ईटियोलॉजी के बारे में, यानी ऐसी कौन कौन सी ईटियोलॉजी हैं जो कि COPD को यानी और भी वर्सन बनाती हैं. सबसे पहला होता है सिगरेट स्मोकिंग. जो रिस्क फैक्टर्स होता है उसमें सिगरेट स्मोकिंग इंक्लूड है, एयर पॉल्यूशन इंक्लूड है एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, यानी जो ऑक्यूपेशनल जैसे कुछ ऐसे लोग जो कि लगातार कुछ ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे कोल हो, कॉटन हो, ग्रेन्स हो, ये सारी चीज़ें रिस्पिरेशन से हमारे लंग्स के अंदर जा रही हों, तो ऐसी कंडीशंस भी हमारे COPD के लिए बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट ये जो अभी मैंने डिस्कस किया इसमें से कौन कौन सी COPD में, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये जो लगातार सिगरेट स्मोकिंग हो गया, एयर पॉल्यूशंस हो गया, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हो गया,
तो ये हमारे मेन रिस्क फैक्टर होते हैं हमारे COPD डेवलपमेंट के लिए। और ये तुरंत डेवलप नहीं होते, लगभग ये 20 से 30 ईयर ऑफ एक्सपोजर में ये कंटिन्यूसली हमारा COPD में कन्वर्ट हो जाते हैं। Then after complication of the COPD vary but include respiratory insufficiency and failures. It means कि जो COPD होता है तो जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट हो सकते हैं। एंड जो मेन जो हमारा रिस्पिरेटरी का कॉम्प्लिकेशन होता है वो हमारा होता है रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी मतलब कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना। देन आफ्टर रिस्पिरेशन फेलियर, और रिस्पिरेशन भी पूरी तरीके से फेल भी हो सकता है। एज वेल एज निमोनिया, एटलैक्टेसिस एंड न्यूमोथेरेक्स। COPD का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ तो ये हमारा निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, एटलैक्टेसिस भी हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स भी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि COPD में होते हैं। COPD इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक कफ, स्पुटम प्रोडक्शन एंड डिस्निया एंड एक्सर्शन ऑफ्टन वर्सन ओवर टाइम। जो COPD होता है तो उनमें मेन जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्रोनिक कफ शामिल होता है, एंड स्पुटम, क्रोनिक स्पुटम भी शामिल होता है, एंड स्पुटम प्रोडक्शन भी इसमें शामिल होता है, डिस्निया भी शामिल होता है। एंड ये जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं धीरे धीरे और भी वर्शन होते चले जाते हैं। इट मीन्स कि और भी टिपिकल ये साइन एंड सिम्टम्स होते जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेट लॉस के बारे में, इसमें वेट लॉस भी होता है। देन आफ्टर सिम्टम्स आर स्पेसिफिक टू डिसीज़, सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जो सिम्टम्स होते हैं कुछ डिसीज़ में स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे कि हमारा अस्थमा हो गया, उसके साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, ब्रोंकिएक्टाइसिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा, इन सारे के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो भी हमारे अपीयर होते हैं हमारे COPD की कंडीशंस में। नेक्स्ट जीरांटोलॉजिकल कंसंट्रेशन की बात करेंगे अगर, तो COPD accentuates many may be psychological changes associated with the aging and the manifest in the airway obstruction and excessive loss of elastic lung recoil, addition changes in ventilation perfusion rate occur. इट मीन्स कि अगर हम ओल्ड एज में ज़्यादातर देखेंगे तो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। एजिंग की वजह से हमारा जो एक्सेसिव लॉस ऑफ इलास्टिक, यानी जो लंग्स में जो इलास्टिसिटी होती है वो ओल्ड एज में ये रिकॉइल होने में दिक्कत करती है, जो कि एम्फाइसीमा कंडीशन कहलाती है। एडिशनल चेंजेस इन द वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन में भी चेंजेस होते हैं ओल्ड एज में जीरेंटोलॉजिकल में। एंड परफ्यूजन रेशंस अकर, एंड इसमें कुछ परफ्यूजन्स भी होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन अभी हम करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो व्हाट आर द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट से पहले कुछ जनरल मैनेजमेंट्स होते हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है आपका स्मोकिंग सीजेशंस इफ़ एप्रोप्रिएट। स्मोकिंग सीजेशन का मीन्स होता है कि स्मोकिंग पूरे तरीके से पेशेंट को बोलेंगे कि स्मोकिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड हो कर दे या तो फिर पूरी तरीके से उसको रोक दे। नेक्स्ट इसमें ब्रोंकियोडायलेटर्स का यूज़ भी करेंगे। ब्रोंकियोडायलेटर्स में बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं जो कि इसमें ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने का काम करती हैं, तो ब्रोंकियोडायलेटर्स दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कम करते हैं। देन आफ्टर एल्फा एंटीट्रिप्सिन, ऑगमेंट थेरेपी, एंटीबायोटिक एजेंट दे सकते हैं, म्यूकोलाइटिकल एजेंट्स दे सकते हैं जो कि हमारे जो सीक्रेशंस को लिक्विफाई करते हैं। एंटी टिश्यू एजेंट्स भी जो हमारे कफ के प्रोडक्शन को लेस करते हैं ये भी दिया जा सकता है। वासोडाइलेटर्स, नारकोटिक्स, ये सब चीज़ें वसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं, इनको भी दिया जा सकता है। वैक्सीन्स भी दी जा सकती हैं इसमें जो कि इन्फ्लुएंजा वगैरह की आती हैं, तो ये भी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे डिस्निया और ऐसी कंडीशंस जो कि हमारे ऑक्सीजन लेवल को
डाउन कर रहे हैं तो इसमें से ऑक्सीजन थेरेपी भी दिए जा सकता है। नेक्स्ट, varied treatment is specific to disease, see medical management under the asthma, bronchiectasis। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो कि हमारा ट्रीटमेंट स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स वाइज होता है, जिसका जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकिएक्टाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट, एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट, इनमें सारे का ट्रीटमेंट मैंने ऊपर बताया भी हुआ है जब इनको डिसीज़ को पढ़ाया था। तो यानी ट्रीटमेंट बाय द सिम्टोमेटिक, यानी जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स वाइज भी हम ट्रीटमेंट इसका दिया जा सकता है। नेक्स्ट, हम सर्जरी भी की जा सकती है इसमें, जैसे कि एम्बेलेक्टोमी टू रिड्यूस डिस्निया, लंग वॉल्यूम रिडक्शन टू द इम्प्रूव लोब्यूलर इलास्टिसिटी एंड फंक्शन, एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन लास्ट में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, तो नर्सिंग मैनेजमेंट भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट वन इज असेसमेंट, obtain information about the current symptoms as well as a previous disease manifestations. In addition to the history, nurses review the result of available diagnostic tests. इट मीन्स कि हमारा जो पेशेंट होगा, तो पेशेंट का जो करंट साइन एंड सिम्टम्स होंगे एंड डिफरेंट टाइप की जो हिस्ट्री टेकिंग होती है, वो पूरा यानी जो स्टूडेंट नर्स होता है उसको ये पूरा काम करना है। देन आफ्टर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के जो रिजल्ट्स अवेलेबल्स होते हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से रीड आउट करना है। नेक्स्ट, हम डिस्कस करेंगे अचीविंग एयरवे क्लियरेंस, यानी जो एयरवे जो होता है उसको क्लीन करने के लिए कौन कौन से जो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होगा मॉनिटर द पेशेंट फॉर डिस्निया एंड हाइपोक्सीमिया, यानी हाइपोक्सीमिया की कंडीशन और डिस्निया की कंडीशन, ये दोनों के दोनों हमें पेशेंट पे मॉनिटर करते रहना है। और एयरवे क्लियरेंस के लिए जो भी अचीवमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रोंकियोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो भी प्रेस्क्राइब किए हैं, तो उनको पूरे प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर करना है, और एडमिनिस्टर के साथ साथ में इसके जो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट हैं उनको भी नोट डाउन करते चलना है। देन आफ्टर कंफर्म रिलीव द ब्रोंकियोस्पाज्म बाय मेजरिंग इम्प्रूवमेंट इन एक्सपायरेटरी फ्लो, यानी जो ब्रोंकियोस्पाज्म होगा तो मेडिकेशन से जब ये रिलीव होता है तो प्रॉपर तरीके से जो एक्सपायरेटरी फ्लो रेट और वॉल्यूम्स हैं इनको भी ऑब्जर्व करना है कि पूरी तरीके से सांस लेने में जो कठिनाई थी वो रिड्यूस हुई है कि नहीं हुई है। एज वेल एज बाई असेसिंग द डिस्निया एंड मेकिंग श्योर इट हैज़ बीन लेसेंट, ये भी ध्यान रखना है कि जो डिस्निया की कंडीशन थी तो मेक श्योर करना है कि ये कम हुआ है कि नहीं हुआ है। देन आफ्टर हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंक्रीज द पेशेंट टू एलिमिनेट द रिड्यूस ऑल पल्मोनरी इरिटेंट्स पर्टिकुलरली सिगरेट स्मोकिंग। इट मीन्स कि पेशेंट को हमें कंटिन्यूसली इनकरेज करना है कि जो भी एलिमिनेशन रिड्यूस टू पल्मोनरी इरिटेंट्स, इट मीन्स कि जो आपको सांस लेने में दिक्कत को बढ़ावा देते हैं, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है या फिर दूर रहना है या फिर उनको बंद कर देना है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग। अगर इसमें से और भी ज़्यादा सिम्टम्स अगर बढ़ते हैं तो ऐसी कंडीशंस में इनको कम करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू डायरेक्ट द कंट्रोल कफिंग, यानी जो हमारा कफिंग होता है, जो हमारा खांसने वाली प्रोसेस है, तो इसको हमारे कंट्रोल करने के बारे में भी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है। देन चेस्ट फिजियोथेरेपी विथ पोस्टरल ड्रेनेज, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक एंड ब्लैंड एरेसॉल मिस्टेंट with normal saline solution of water may be useful to some patient with COPD। जो चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिसमें से पोस्चरल ड्रेनेज शामिल है और इंटरमिटेंट पॉजिटिव जो प्रेशर्स होते हैं ब्रीदिंग वगैरह के लिए, तो इसमें से जो हमारा फ्लूइड इनटेक होता है उसको हमें कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना है और साथ में पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर भी करते रहना है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो नर्सिंग पर्सनल्स होते हैं उनको क्या क्या करना है। सबसे पहला होता है इंस्पायरेटरी मसल्स ट्रेनिंग एंड ब्रीदिंग रिट्रेनिंग
मे हेल्प टू इम्प्रूव ब्रीदिंग पैटर्न्स, यानी ब्रीदिंग पैटर्न्स के लिए जो भी नेसेसरी जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से देना चाहिए. देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग इन डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग रिड्यूस द रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज एल्वोलर वेंटिलेशन एंड sometimes help expel such as much as possible during the expiration. जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती हैं तो वो हमारे जैसे कि कुछ सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं जिनको साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पर्सेस लिप ब्रीदिंग हेल्प स्लो द एक्सपायरेशन, prevent collapse of small airway and control the rate and deep of respiration. It also promote the relaxation. परसेस लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ये भी पेशेंट को प्रॉपर तरीके से बताना है, जो कि हमारे स्मॉल एयरवे के कोलैप्स होने से बचाती है और साथ में रिलैक्सेशन को भी प्रमोट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट एक्टिविटी इंटॉलरेंस. अगर एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ नर्सिंग पर्सनल की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, जो कि पेशेंट्स के साथ कोऑपरेट करके पॉइंट वाइज डिस्कशन किया जाएगा. फर्स्ट होता है इवैल्यूएट द पेशेंट एक्टिविटी टॉलरेंस एंड लिमिटेशन एंड यूज टीचिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग. जो डेली लिविंग एक्टिविटी होती है पेशेंट को, उसको इम्प्रूव करने के लिए जितना भी नेसेसरी उसको नॉलेज होना है पेशेंट को देना है. नेक्स्ट डिटरमाइन इफ द पेशेंट कैंडिडेट फॉर द एक्सरसाइज ट्रेनिंग ऑफ द स्ट्रेंथन ऑफ द मसल्स ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज टू द इम्प्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड एंड्योरेंस. पेशेंट को सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि वो कितनी एक्सरसाइजेस कर पा रहा है और साथ में उसको एक्सरसाइज इम्प्रूव करने से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है पेशेंट को यहाँ पे देना होगा. नेक्स्ट है रिकमेंडेड यूज़ ऑफ वॉकिंग एक्ट्स एंड अप्रोप्रिएट टू इम्प्रूव एक्टिविटी लेवल्स ऑफ द एम्बुलेशन. पेशेंट को जितना चलाने फिराने से रिलेटेड जो भी उसके पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट वाइज आपको पेशेंट के साथ डिस्कस करना है. कंसल्ट विद द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एज नीडेड. अगर ज़रूरत पड़ती है पेशेंट के साथ में तो रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, जैसे कि पेशेंट को ज़रूरत है उस नीड के अनुसार पेशेंट को ऐसे थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट भी कराना है. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए कौन कौन से जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नर्सिंग पर्सनल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. असेस द पेशेंट फॉर द कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी एंड फेलियर. पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन जितने भी हैं उनको हमें असेस करना है और साथ में उसके जो फेलियर के बारे में भी पेशेंट को बताना है. नेक्स्ट मॉनिटर द कॉग्निटिव चेंजेस, इंक्रीज डिस्निया, ट्रैकेपनिया एंड ट्रैकीकार्डिया. कॉग्निटिव चेंजेस पेशेंट को भी चेक करते रहना है. डिस्निया, ट्रैकेपनिया एंड ट्रैकीकार्डिया कंडीशंस भी लगातार मॉनिटर करना है. मॉनिटर्स पल्स ऑक्सीमेट्री एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, यानी जो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहना है, ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीजन भी देना है. और पेशेंट और उसकी जो फैमिली को इंस्ट्रक्ट करना है उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और किसी प्रकार के फिजिकल और कॉग्निटिव स्टेटस के बारे में भी बताते रहना. नेक्स्ट पेशेंट को इंक्रीज़ करना है इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से रिलेटेड उसको इम्यूनाइजेशन के बारे में इंस्ट्रक्ट करना है. नेक्स्ट कॉशन पेशेंट टू अवॉइड गोइंग आउटडोर इफ़ द पॉलन काउंट इज़ हाई, यानी पेशेंट को बाहर जाने से रोकना है जब हमारा जो पॉलन काउंट होता है, यानी जो भी हमारा पेशेंट का इरिटेंट होगा और वो काउंट बढ़ता है तो उसको बाहर जाने से पूरी तरीके से रोकना है. इफ़ द रैपिड अनसेट और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ अकर्स, क्विकली evaluate the patient for potential pneumothorax by assessing the asymmetry of the chest movement, different in breath sound and pulse oximetry. शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ की जो भी हमारे ईटियोलॉजीज होते हैं या जो भी कारण होते हैं,
तो उनको तुरंत के तुरंत आइडेंटिफाई करना है, और साथ में जो पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह होता है इनका भी यूज़ करते रहना है, और साथ में ब्रीथ साउंड होते हैं, ब्रीथ साउंड को भी मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर, यानी पेशेंट के होम में और जो कम्युनिटी बेस्ड केयर होते हैं उनमें से क्या क्या करना है। टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर, यानी जो पेशेंट होगा तो उसको सेल्फ केयर के बारे में टीच करना है, जैसे कि प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेज कैसे करना है, साइन एंड सिम्टम्स से कैसे मैनेज करना है उसके बारे में डिस्कस करना है। एंड फैमिली मेम्बर्स को टीच करना है, जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होंगे उनको सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको सॉर्ट आउट करना है घर पे। अगर सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो फिर इनको तुरंत हमारे फिजिशियन से कांटेक्ट करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो हीट एंड कोल्ड एंड एयर पॉल्यूंट्स होते हैं उनको अवॉइड करें, उन ऐसी जगहों से यानी दूर रहने की कोशिश करें। और इनकरेज करना है पेशेंट को हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने के लिए, मॉडरेट एक्टिविटी के लिए, एंड जो हमारा साइन एंड सिम्टम्स को कैसे रिड्यूस करना है इनके बारे में भी उसको बताना है। और स्मोकिंग भी स्टॉप करने के लिए ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट, रिव्यू द एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एंड हैव द पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट मीटर डोज इनहेल्ड, यानी जो मीटर डोज इनहेलर दिया गया है उसके करेक्ट अमाउंट, करेक्ट डोज एंड उसके यूजेस के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू केयर के बारे में। तो कंटिन्यू केयर कैसे पेशेंट को करते रहना है उसके बारे में टीच करना है। रिफ़र पेशेंट फॉर होम केयर इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो पेशेंट को होम केयर में भी रिफ़र किया जा सकता है। डायरेक्ट द पेशेंट टू द कम्युनिटी रिसोर्सेस, यानी जो कम्युनिटी रिसोर्सेस होते हैं तो उसके बारे में भी पेशेंट को अच्छे से समझाना है। और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एंड स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम, इसके बारे में भी पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट, एड्रेस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इशू सराउंडिंग एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट विद एंड एज स्टेज COPD, यानी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा पेशेंट के उसके बारे में भी बताना है और उसके सराउंडिंग के बारे में भी बताना है। देन आफ्टर जो COPD होगा, COPD में सिम्टम्स मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, सेटिस्फैक्शन विद द केयर, इसके बारे में भी अच्छे से पेशेंट को बताना है। सो आज की क्लास में हम COPD के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।